Welcome student, this is your 8th lecture and this is also last lecture of surface chemistry जिसमें हमारे जो प्रॉपर्टीज़ एक दो रहती है वो हम करेंगे और एक दो टॉपिक है आपका इमल्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रह गई थी हमारी, दैट इज प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। तो ये क्या प्रॉपर्टी है? प्रोटेक्टिव एक्शन, जैसे नाम से ये पता चल रहा है आपको, लायोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है। तो लायोफोबिक कोलाइड्स जितने भी आपने पढ़े, लायोफोबिक कोलाइड्स जो थे, लायोफोबिक कोलाइड्स जो थे उनमें तो हम कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हमने पढ़ा कि लायोफोबिक में हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर डाल रहे थे तो उसकी क्या हो रही थी? कोगुलेशन हो रही थी, ठीक है। लेकिन जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स जो हैं उनकी कोगुलेशन इलेक्ट्रोलाइट डाल के नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो आपके देखो लायोफिलिक, नाम से ही पता है आपको कि लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं, जो वाटर लविंग होते हैं। तो वाटर लविंग कोलाइड्स का मतलब कि ये जो लायोफिलिक आपके कोलाइड पार्टिकल्स हैं ये अपने इर्द गिर्द क्या करते हैं? वाटर की लेयर बना लेते हैं। तो ये जो वाटर की लेयर इन्होंने बनाई, दिस इज योर लायोफिलिक कोलाइड। तो लायोफिलिक कोलाइड क्या करता है? अपने इर्द गिर्द वाटर की लेयर बना लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव। दिस इज नोन एज प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलाइड्स। तो इस तरह की कोलाइड्स में जिसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव एक्शन बन गई, एक मतलब प्रोटेक्शन बन गई, ऐसे कोलाइड्स में अगर हम, जैसे अगर सपोज ये आपका लायोफिलिक कोलाइड जो है ये अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसमें अगर हम कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो ये इसके चार्ज को न्यूट्रल नहीं करेगा, ठीक है। ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन हो चुकी है वाटर मॉलिक्यूल से, बिकॉज दिस इज वाटर लविंग। सो ये इसने अपने आप को अपने इर्द गिर्द वाटर की लेयर बना दी है, तो इसने प्रोटेक्शन बना दी है। अगर हम कोई पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे भी तो इसकी कोगुलेशन जो है, प्रेसिपिटेशन जो है वो नहीं होगी ड्यू टू दिस प्रोटेक्टिव एक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, दैट इज गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या है? पहले मैं डेफिनेशन पढ़ूंगी, लेकिन डेफिनेशन से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको एग्जाम्पल से ही समझ आएगा। सो डेफिनेशन क्या है? टू कंपेयर द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ डिफरेंट लायोफिलिक कोलाइड्स, Zygmunt in 1901 introduced a term gold number of a protective collide is the minimum mass of it in milligrams, which must be added to 10 ml of standard red gold sol so that no coagulation of the gold sol takes place when 1 ml of 10% sodium chloride solution is rapidly added to it। ठीक है, ऐसे तो ये आपको समझ में आएगा नहीं। बेसिकली क्या है, देखो अगर हम एक टेस्ट ट्यूब ले लें, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या रख दिया? इस टेस्ट ट्यूब में मैंने गोल्ड सोल डाल दिया, ठीक है। ये जो मैंने गोल्ड सोल डाल दिया ये मैंने 10 ml लेना है, ये एक्सपेरिमेंटली है, ये आपका लिखा है डेफिनेशन में, ठीक है। गोल्ड सोल जो आपने लेना है दैट इज 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल्यूशन, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइज टर्म्स हैं और 1 मिलीलीटर हमने उसमें क्या डालना है? सोडियम क्लोराइड यानी इलेक्ट्रोलाइट डालना है। ये एक्सपेरिमेंटली नाउन प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे मैंने एक गोल्ड सोल ले लिया, आपकी एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें मैंने एक गोल्ड सोल ले लिया, ठीक है। और ये गोल्ड सोल मैंने कितना लिया? 10 ml। और गोल्ड सोल आपको पता है क्या होता है? दिस इज योर नेगेटिवली चार्ज सोल, ये आपका नेगेटिवली चार्ज सोल है। और दूसरा गोल्ड सोल जो होता है वो क्या होता है? वो एक लायोफोबिक सोल होता है, ठीक है। और अभी मैंने आपको पहले बताया कि लायोफोबिक सोल जो होते हैं, कोलाइड्स जो होते हैं, जब आप उनमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो उनकी क्या हो जाती है? उनकी कोगुलेशन हो जाती है। लायोफोबिक सोल्स आर कोआगुलेटेड, वो कोगुलेट हो जाते हैं किसकी वजह से? बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जब भी हम उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो लायोफोबिक सोल जो होते हैं वो इजिली कोगुलेट हो जाते हैं, प्रेसिपिटेशन बन जाती है उनकी। तो अब गोल्ड नंबर में ये डेफिनेशन में एक्सपेरिमेंटली ये हमें कह रहा है कि जो 10 ml हम गोल्ड सोल लेंगे उसमें अगर हम उस टेस्ट ट्यूब में अगर मैं सोडियम क्लोराइड, एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड क्या होता है? दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं 1 ml सोडियम क्लोराइड को इसमें ऐड करूं
तो इस गोल्ड सोल में जब मैं 1 ml सोडियम क्लोराइड ऐड करूंगी तो क्या होगा, ये आपको पता है, मैंने अभी बताया। इसकी क्या हो जाएगी, इसकी कोआगुलेशन हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, और ये पार्टिकल्स आपके नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसकी प्रेसिपिटेशन को रोकना है, प्रिवेंट करना है। हमने इसकी प्रेसिपिटेशन को रोकना है, प्रिवेंट करना है। तो हाउ वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम प्रेसिपिटेटिंग आउट और कोआगुलेटिंग आउट? हम क्या करते हैं, देखो ये हमने एक ले लिया, 2 टेस्ट ट्यूब सपोज करो मैं लेती हूं। इसमें मैंने रखा क्या, इसमें मैंने रखा अपना लायोफोबिक, दिस इज माय लायोफोबिक कोलाइड, ठीक है। और दूसरी टेस्ट ट्यूब मैं ले लेती हूं, उसमें मैं रख लेती हूं कौन सा कोलाइड, कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन, लायोफिलिक। एक में मैं लायोफिलिक सोल ले लेती हूं और एक में मैं लायोफोबिक ले लेती हूं, ठीक है। दोनों में मैं क्या करती हूं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करती हूं। जैसे इसमें भी मैंने पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया, इसमें भी मैं पोटेशियम आयोडाइड ऐड करूंगी। जब मैं इसमें पोटेशियम आयोडाइड करूंगी ऐड, तो इसके क्या होना शुरू हो जाएंगे, प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, लायोफिलिक, चूंकि लायोफिलिक आपने अभी पढ़ा, लायोफिलिक क्या करता है, अपने इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि फिलिक यानी वो वाटर अट्रैक्टिंग है। तो ये क्या करता है, एक वाटर की लेयर बना देता है, ठीक है। जब ये वाटर की लेयर बना देता है तो ये इसके इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये इसमें कोआगुलेशन नहीं होगी। तो सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये वाला लायोफिलिक सोल थोड़ा मैं इसमें ऐड करूं, किसमें, इस लायोफोबिक सोल में, ठीक है, जो मेरा गोल्ड सोल है, जो मेरा क्या है, गोल्ड का सोल है, इसकी क्या करने के लिए, इसकी प्रिवेंट करने के लिए, कोआगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए मैं लायोफिलिक सोल को ऐड करूं, तो ये क्या करेगा, ये लायोफिलिक सोल क्या करेगा, इस गोल्ड सोल को कोआगुलेट होने से रोकेगा, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर, कि मिनिमम, कम से कम अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट of minimum amount of lyophilic soul must be added to prevent gold soul from coagulation, जो प्रिवेंट करे इस गोल्ड सोल को, किससे, कोआगुलेशन से या प्रेसिपिटेशन से। सो गोल्ड सोल की कोआगुलेशन को रोकने के लिए कम से कम अमाउंट में जितना लायोफिलिक सोल हम ऐड करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे गोल्ड सोल को कोआगुलेट करने के लिए अगर हम इसमें जेलेटिन डाल दें, जेलेटिन क्या होता है, जेलेटिन जो है ये एक लायोफिलिक सोल है, तो जेलेटिन एक लायोफिलिक सोल है, तो इसकी कम से कम मात्रा, कम से कम एक्सपेरिमेंटली जो बताई गई है, दैट इज 0.005 टू 0.01 मोल्स, ठीक है। तो इतनी कम अमाउंट में अगर हम जेलेटिन डाल दें तो गोल्ड सोल की कोआगुलेशन से प्रिवेंशन हो जाती है, वो रुक जाता है कोआगुलेट होने के लिए, और इसी अमाउंट को, उस मिनिमम अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर। ऐसे ये गोल्ड नंबर समझना मुश्किल है। तो यही इसने बताया है कि गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड इज द मिनिमम मास ऑफ इट इन मिलीग्राम्स दैट मस्ट बी एडेड टू 10 ml of standard red gold soul so that no coagulation of the gold soul takes place when 1 ml of 10% sodium chloride solution is rapidly added to it। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, मैंने आपको जैसे समझाया है आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन एज टू एज वैसे ही लिखनी है, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट योर लास्ट टॉपिक इज इमल्शंस। इमल्शंस क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था फिजिकल स्टेट की क्लासिफिकेशन में, जब आपके पास डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड हों, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइप ऑफ कोलाइड सोल को हम क्या बोलते हैं, इमल्शन। उसका नाम क्या होता है, इमल्शन। सो दे आर, इमल्शंस के लिए कह रहा है, दे आर कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, और दोनों ही लिक्विड्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, वो इमिसिबल होंगे। कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इन विच द लिक्विड एक्ट एज ए डिस्पर्स्ड फेस एज वेल एज द डिस्पर्शन मीडियम, यानी डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड्स हैं, और वो दोनों ही लिक्विड्स कैसे लिक्विड्स हैं, आपस में इमिसिबल लिक्विड्स हैं।
ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। टाइप्स ऑफ इमल्शन, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ इमल्शन। टाइप्स ऑफ इमल्शन दो तरह के हैं, ऑयल इन वाटर टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हैं, ऑयल इन वाटर टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप। ये क्वेश्चन पहले मैं आपको बता दूं, ये पेपर में हर साल मैक्सिमम पूछा जाता है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3 नंबर में क्या, 1 नंबर की आपकी डेफिनेशन होती है, ठीक है, 1 नंबर की आपकी डेफिनेशन होगी और 2 नंबर की आपकी ये टाइप्स होंगी। एग्जाम्पल्स के साथ अगर आपने पूरी डेफिनेशन और दोनों टाइप्स को विद एग्जाम्पल आपने एक एक एग्जाम्पल करके एक्सप्लेन किया हो तो आपको 3 नंबर पूरे आराम से मिल जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ इमल्शन में 2 टाइप हैं, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ऑयल इन वाटर टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप। तो बहुत आसान है, पहला जैसे ये नाम से ही आपको पता चल रहा है ऑयल इन वाटर, कहने का मतलब है कि ऑयल जो है इसमें वो डिस्पर्स्ड फेस है और वाटर जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है। दिस इज अ टाइप ऑफ इमल्शन इन विच ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेस एंड वाटर इज द डिस्पर्शन मीडियम, यानी ऑयल जो है, पानी एक डिस्पर्शन मीडियम है, आपने लिया है पानी और उसके बीच में ऑयल ड्रॉपलेट्स एज ए फैट या ऑयल जो है वो इसमें एज ए डिस्पर्स्ड फेज प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें ले रहे हैं हम मिल्क। मिल्क इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन ऑफ लिक्विड फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। मिल्क में क्या होता है कि जो फैट हैं, जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल में डिस्पर्स्ड होते हैं। दूसरी एग्जांपल मैं दे रही हूँ वैनिशिंग क्रीम, ठीक है। सेकंड टाइप जो है हमारी दैट इज इमल्शन की, वो है वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल से जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, इसमें वाटर क्या है, इसमें वाटर एज डिस्पर्स्ड फेज है और ऑयल क्या है आपका डिस्पर्शन मीडियम। जैसे मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें वाटर ऑयल जो है वो आपने डिस्पर्शन मीडियम रखा है और वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपने क्या रखे हैं एज ए डिस्पर्स्ड phase. So this is a type of emulsion in which water is dispersed phase and oil is in dispersion medium. तो example क्या है, cod liver oil, ठीक है, fish liver oil जो होता है, butter and cold cream. These are the example and this is very very important. So students, this is your last topic of surface chemistry, catalysis, जो मैंने रखा था पहले आपको बताया नहीं था, अभी लास्ट में बता देती हूँ। ये भी 3 नंबर का ही क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है, कैटालिसिस क्या है और इनकी टाइप्स के बारे में, ठीक है। सो कैटलिस्ट जो आपको पता भी है, छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हो, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है उसको फास्ट करता है, जबकि वो खुद रिएक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता है, ठीक है। सो कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच कैन change the speed of a chemical reaction without itself undergoing any change in mass and chemical composition at the end of the reaction. इसका यही मतलब है जो मैंने ये लिखा है कि without itself undergoing any change in mass and chemical composition, मतलब उसके मास या उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आती at the end of the reaction। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि वो अपने आप को रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करता है, उसका काम सिर्फ क्या है, सिर्फ रिएक्शन की रेट, उसकी स्पीड को इंक्रीज करना, ओके। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज कैटालिसिस, और इसी फिनोमिना को हम क्या पढ़ते हैं, कैटालिसिस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे दी है, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। इस पोटाशियम क्लोरेट की डिकम्पोजिशन के लिए पोटाशियम इंटू पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे MnO2 पर मैग्नेट जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है एज ए कैटालिस्ट, ठीक है। तो इसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एज ए कैटालिस्ट, तो ये एग्जांपल दे दी है। इसके बाद एक प्रमोटर एक डेफिनेशन में बताया गया। प्रमोटर क्या है, प्रमोटर क्या क्या काम होता है कि वो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को फास्ट करना, उसकी एक्टिविटी को और प्रमोट करना। दीज आर द सब्सटेंस विच एनहेंसेस द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट। जैसे जब हम पढ़ते हैं एमोनिया मैन्युफैक्चरिंग, पढ़ेंगे आगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो वहां पे आप प्रोसेसेस पढ़ोगे, एमोनिया प्रोसेस पढ़ोगे, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोसेस पढ़ोगे। तो एमोनिया मैन्युफैक्चरिंग जो बाय हेबर्स प्रोसेस हम पढ़ते हैं, तो वहां पे आयरन को हम यूज करते हैं एज ए कैटालिस्ट। तो आयरन जो हम कैटालिस्ट एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं, उसकी एक्टिविटी को और इनहांस करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए एक प्रमोटर डाला जाता है जो क्या होता है, मॉलिब्डेनम। सो ये मॉलिब्डेनम जो है वो क्या करता है, वो इस आयरन की एक्टिविटी को फास्ट करता है। सो दिस मॉलिब्डेनम इज यूज एज ए प्रमोटर, ठीक है। सो दिस इज प्रमोटर। फिर नेक्स्ट टर्म इज ऑल्सो यूज हियर, दैट इज पॉइजन। अब पॉइजन क्या होता है, पॉइजन जैसे प्रमोटर हमने पढ़ा कि वो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है। पॉइजन क्या करता है, वाइस वर्सा, पॉइजन क्या करता है, डिक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट को, ठीक। दे आर द सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है,
एक आप रिएक्शन पढ़ोगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो एसिड क्लोराइड की, जैसे यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड लिया है CH3COCl, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाले हैं हमने पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ये जो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट ये दोनों यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। और ये रिड्यूस होके क्या बना रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड बना रहा है, एस्टल्डिहाइड बना रहा है। अगर हम यहाँ पे पॉइजन नहीं डालेंगे तो ये एस्टल्डिहाइड फर्दर अपने आप को रिड्यूस करेगा, फर्दर इसकी ये रिएक्शन चलती जाएगी, फर्दर रिडक्शन हो जाएगी। सो इस रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप करने के लिए, देखो हमें कहीं पे खाली एल्डिहाइड चाहिए, अल्कोहल्स नहीं चाहिए, तो एल्डिहाइड ही बनाने के लिए हमें इसको पॉइजन डालना पड़ेगा। यहाँ पे हम पॉइजन क्या डालते हैं, सल्फर और क्यूनिलीन। सो सल्फर और क्यूनिलीन एक्ट हियर एज ए पॉइजन, ठीक है। उसके बाद अगला जो इसका पार्ट है दैट इज टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। तो हमारे पास दो टाइप के कैटालिसिस हैं, होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। सो वो क्या है, होमोजेनियस कैटालिसिस क्या है, इफ द कैटालिस्ट इज प्रेजेंट इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट्स इट इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिसिस एंड दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिसिस। अगर आपका कैटालिस्ट और आपके रिएक्टेंट्स दोनों सेम फेज के हैं, सेम फेज मतलब अगर कैटालिस्ट गैसेस फेज में है तो ये भी गैसेस फेज में, अगर कैटालिस्ट आपका सॉलिड फेज में है तो ये भी सॉलिड फेज में है, देन दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस इज नोन एज होमोजेनियस कैटालिसिस। जैसे एक एग्जांपल दे दी मैंने, दो दी है, आप एक एक याद कर सकते हो। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट हमने यूज किया है। ये सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक में तो वहां पे लेड चैम्बर में ये नाइट्रिक ऑक्साइड को डाला जाता है एज ए कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट आपका सेम फेस में है जो आपके रिएक्टेंट्स हैं। सो दिस टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज होमोजेनियस कैटालिसिस। सेकेंड टाइप इज हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। हेट्रोजेनियस में क्या होगा, इफ द कैटालिटिक प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। अगर आपका कैटालिस्ट और आपके रिएक्टेंट्स की फेजेस एक जैसी नहीं है, डिफरेंट है, तो तब उस कैटालिसिस को आप हेट्रोजेनियस कैटालिसिस का नाम दोगे। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस ऑक्सीडेशन में प्लेटिनियम आप यूज कर रहे हो एज ए कैटालिस्ट, लेकिन प्लेटिनियम जो है दैट इज सॉलिड, और सॉलिड प्लेटिनम जो है इसमें जो रिएक्टेंट्स है आपके वो दोनों गैसेस स्टेट में है। सो ये इनकी फेजेस डिफरेंट होने के कारण इस कैटालिसिस को हम हेट्रोजेनियस कैटालिसिस बोलेंगे। तो इसके साथ ही आपका सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाएंगे और आपसे पूरे क्वेश्चंस पूछेंगे, और सब बच्चे अच्छे से तैयारी करो सरफेस केमिस्ट्री की और क्वेश्चंस का अच्छे से जवाब देना। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट लिया जाएगा उसकी अच्छे से तैयारी करना, और सब बच्चे पार्टिसिपेट करो। टेस्ट की भी पार्टिसिपेशन सब बच्चों की होनी चाहिए, और टॉपिक भी जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो कोशिश करें वीडियो भी खोलें, वॉच करें वीडियो को भी, नोट्स भी पढ़ें, और अपने नोट्स जो हैं वो अपनी कॉपीज बनाई जाएं। जैसे ही आफ्टर लॉकडाउन स्कूल खोलेंगे हम आपकी ये कॉपीज जो हैं वो चेक करेंगे, प्रिंसिपल सर तक भी हम भेजेंगे कॉपीज आपकी, वो भी सिग्नेचर करेंगे। आप अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करो और हर एक टेस्ट में भी पार्टिसिपेशन करो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।